चलो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको जितनी एरर ढूंढनी है ढूंढ लो। ये लो भाई, 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको मैंने दिया, एरर ढूंढो और पार्ट ऑफ स्पीच को चेक करो। बताओ फटाफट बताओ। अब आ जाओ मेरे साथ, इसको रीड करते हैं। देखो, मैनी पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स, तो बोला जा रहा है मैनी पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। एंड स्कॉलर्स, तो बहुत सारे पब्लिक के हेल्थ एडवोकेट जो हैं, जो मतलब पब्लिक की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। एडवोकेट्स का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट करना, और एडवोकेट्स यहाँ पे सपोर्टर्स, तो बहुत सारे पब्लिक के हेल्थ सपोर्टर्स और स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब कौन हो जाएगा, बहुत पढ़े लिखे लोग। सी, तो इन दोनों के लिए सी आया है, तो बहुत सारे पब्लिक के हेल्थ एडवोकेट और स्कॉलर्स। तो सी वो देख रहे हैं शुगर स्वीटेंड बेवरेज टैक्सेस एज की टू रिड्यूस ओबेसिटी एंड देयर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। यहां तक आपने पढ़ लिया। अगर आप रीड कर रहे हैं तो रीडिंग में सबको समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। भाई यही बोला जा रहा है, जो पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स और जो स्कॉलर हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं जो टैक्स लग रहा है, कौन सा टैक्स, सोडा टैक्स। तो जो सोडा टैक्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिड्यूस करना है ओबेसिटी को। अब देखो इसको अपन है ना ग्रामेटिकली देखते हैं, रीडिंग तो अपन करेंगे ही आगे, पूरा एडिटोरियल रीडिंग के लिए पढ़ा है, हिंदी करने के लिए पढ़ा है, ट्रांसलेशन करने के लिए पढ़ा है। यहाँ पे ग्रामर लगाते हैं। देखो ग्रामर कैसे लगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेक करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में कहा जा रहा है ये जो लिखा हुआ है ये नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट नंबर, और ये इसकी वर्ब हो गई। देखो ये हो गई वर्ब नंबर। तो वो देख रहे हैं जो शुगर स्वीटेंट। अब ये स्वीटेंट क्या चीज है इसको समझिएगा। देखो स्वीट का मतलब मिठाई भी होता है, मतलब स्वीट एक नाउन भी है और स्वीट एक एडजेक्टिव भी है। लेकिन यहां पर हमने स्वीटेंट लिखा है, पहले देखो en लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर ed लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसको एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करा। ठीक है, स्वीट लिखना ठीक नहीं रहता, मिठाई जैसा हो जाता, तो इसलिए स्वीटेंट लिखा, मीठापन है ना, तो मीठा, मिठाई नहीं मीठा। तो बोला जा रहा है शुगर स्वीटेंट बेवरेज, जो बेवरेज जो है वो शुगर से मीठी करी जाती है उस पर टैक्सेस लगेंगे। इसको बताया गया है एज, इसको देखा जा रहा है, इसको बताया जा रहा है की टू, और की टू के बाद आपको याद होना चाहिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो मतलब यहां पर आपको ना रिड्यूस नहीं, आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर की टू लिखा हुआ है। ये एक ऐसी फ्रेज है अपने बाद नाउन लेगा, तो रिड्यूस तो नाउन नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म लगा करके इसको नाउन बना दिया। क्लियर है तक सभी को? अच्छा, यहीं पर अगर मान लो इट इज लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इट इज की टू लिखा होता,
तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, तब आप आईएनजी फॉर्म नहीं करते। यहां पर इट इज की टू तो नहीं लिखा, ओनली की टू लिखा है, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ यही स्ट्रक्चर याद रखेगा, इट इज की टू तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इट इज नहीं है, इट नहीं है मान लो, और कुछ भी दे रखा है, तो आपको आईएनजी फॉर्म ही लगानी है। क्लियर? ओके। तो बोला जा रहा है की टू रिड्यूसिंग ओबेसिटी एंड देयर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। तो इंग्लिश में रूल होता है, जब भी आपको प्रोनाउन मिले तो एक बार देखिए कि प्रोनाउन किसके लिए है, क्या कोई ऐसा नाउन है जो उसको जस्टिफाई कर पा रहा है। तो आप मेरे को बताइए किसके किसके एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसकी बात हो रही है पर? क्या टैक्सेस के हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, यहां पर बात हो रही है ओबेसिटी की। तो ये जो टैक्स इन्होंने लगाया ना, जिसको कहा गया है सोडा टैक्स, ये सोडा टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज की टू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूस करने में ओबेसिटी को, और इसके मतलब ओबेसिटी के ही। तो जब ओबेसिटी है तो ओबेसिटी तो सिंगुलर है, तो देयर वहां पे गलत है, देयर की जगह यहां पर क्या आएगा? इट्स आएगा, आपको इट्स लगाना पड़ेगा। तो इट्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, इसके जो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं उसको कम करेगा और ओबेसिटी को कम करेगा। क्लियर? चलो, तो अभी तक अगर आपने देखा हो तो आपको दो एरर मिल गई, एक तो आपको रिड्यूसिंग करना पड़ेगा, दूसरा आपको इट्स करना पड़ेगा। और आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। इफेक्ट्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। कौन से इफेक्ट्स? हेल्थ वाले। तो हेल्थ भी नाउन है और इफेक्ट्स भी नाउन है, तो दोनों यहाँ पर कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहे हैं। और एडवर्स यहाँ पर एडजेक्टिव है, मतलब बुरे इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। बट तो आर्टिकल ए अगर आता है तो वो तो भाई नाउन के लिए आता है, तो यहां पर जो लुक होगा वो नाउन होगा। तो क्या नाउन से पहले मैं केयरफुली लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि केयरफुली एडवर्ब है, वाई आ रखा, एल वाई आ रखा है लास्ट में, तो ये एडवर्ब है, तो केयरफुल करना पड़ेगा। मतलब यहां पे सिंपली केयरफुल करो, अ केयरफुल लुक। तो बट अ केयरफुल लुक एट द डाटा, तो अगर अपन डाटा के ऊपर केयरफुल लुक डालें तो ये जो लुक है चैलेंजेस दिस व्यू, तो ये वाला जो लुक है ये चैलेंजेस कर रहा है। तो लुक सिंगुलर है तो ये चैलेंजेस कर रहा है दिस व्यू, इस व्यू को। कौन से व्यू को? ये जो ऊपर बताया गया इस व्यू को। ओके भाई। वी रिव्यूड, हमने रिव्यू करे क्लोज टू 100। क्लोज टू का मतलब होता है इक्वल टू या लगभग। लगभग 100 लोग थे, ऐसे नहीं कहते, पर लगभग 100 लोग थे यार। ये मान ले 100 लोग आए थे, ये मान ले 100 लोग हो गए, तो उसको क्लोज टू की तरह अपन लिख सकते हैं। तो बोला जा रहा है वी रिव्यू, हमने रिव्यू करे लगभग 100 रिसर्च। नहीं, रिसर्च जो होता है ये आपका रिसर्च जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आप अगर 100 लिखे हो मतलब आप काउंट करे हो, और रिसर्च तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब यहाँ पे रिसर्च नहीं आएगा। फिर क्या लगा सकता हूं? फिर रिसर्च से मिलता हुआ एक वर्ड है स्टडीज, आप स्टडीज लगा दीजिए, या रिसर्च पेपर लगा दीजिए। रिसर्च पेपर तब भी बात बन जाएगी, लेकिन रिसर्च अनकाउंटेबल होता है। तो आप बोलोगे 100 स्टडीज, फिर डैट, फिर यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? हैव करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी रिव्यूड क्लोज टू 100 स्टडीज दैट हैव एनालाइज्ड करंट टैक्सेस। तो यहां पर हमने क्या करा? रिव्यू करे, देखे, चेक करे, लगभग 100 स्टडीज को इन्होंने देखा दैट हैव एनालाइज्ड करंट टैक्सेस, जो कि एनालाइज कर रही थी करंट टैक्सेस इन मोर देन 50 कंट्रीज। मोर देन 50 कंट्रीज, 50 आया तो कंट्रीज प्लूरल ही होगा। एंड कंडक्टेड, अब एंड के बाद ये कंडक्टेड क्या कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे यहां पर अगर आपने देखा तो हैव एनालाइज एंड कंडक्टेड, तो ये 100 जो स्टडीज थी ये एनालाइज करी थी, और ये जो 100 स्टडी कंडक्टेड अवर ओन रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सोडा टैक्स इन द यूएस। तो यहां पर यही 100 स्टडीज की बात हो रही है, कंडक्टेड ओवर ओन रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोडा टैक्सेस इन द यूएस, कि भाई कितना इफेक्टिवनेस है इसमें, कितना इफेक्टिव है, इसलिए। तो आर्टिकल द के बाद ये नाउन आ गया, और ऑन रिसर्च यहां पर ये अवर, हमारा ऑन, हमारा खुद का रिसर्च, तो यहां पर ये पूरी आपकी एक फ्रेज बन गई, और सोडा टैक्सेस इन द यूएस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना भाई सबको? देयर ओन रिसर्च, देयर ओन रिसर्च नहीं होगा, अवर होगा, हमारी अवर होगा। देखो क्यों होगा मैं बताता हूं। एंड कंडक्टेड अवर ओन रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सोडा टैक्सेस। अब अवर को समझते हैं। देखो वी रिव्यूड क्लोज टू, हमने रिव्यू करे
100 स्टडीज जो कि एनालाइज करे थे करंट टैक्स इन मोर देन 50 कंट्रीज, जो 50 कंट्रीज में एनालाइज किए जा रहे थे करंट टैक्सेस को, वी रिव्यूड हो गया एंड कंडक्टेड अवर ओन रिसर्च। तो वी एक्चुअल में जो कंडक्टेड आया, अवर को अगर अपन जस्टिफाई करने जाएं तो ये जो वी आया ना, ये कंडक्टेड के लिए आया, मतलब वी के लिए कंडक्टेड आया। वी रिव्यूड, वी कंडक्टेड, तो हमने रिव्यू करे, हमने कंडक्टेड करे, क्या, हमारे खुद के रिसर्च। तो वी से अवर कनेक्ट हो जाएगा ओन रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोलर टैक्सेस इन द यूएस। तो जब भी प्रोनाउन आएगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर अपन अवर को रिसर्च स्टडीज के लिए लगा देंगे तो स्टडीज के लिए अवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवर तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिस स्टूडेंट ने डाउट उठाया था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अवर यहां पर आया है बी के लिए। और कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते। देयर जब भी आएगा इसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब आ रही है। अब वर्ब आगे क्या सा नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी। आगे तो सिंगुलर नाउन है तो इज आ गया। तो देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस, एविडेंस नाउन, कंक्लूसिव एडजेक्टिव। दैट, क्या एविडेंस नहीं है, दैट, दैट के बाद नया सब्जेक्ट आता है। तो सोलर टैक्सेस, सोलर टैक्सेस आपका क्या है, एक और सब्जेक्ट है। तो सोलर टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस। तो जब भी बीन आता है थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना है। हमें क्या चेक करना है कि यार बिन आ गया, अब बिन के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो आप एडजेक्टिव लगा सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर रिड्यूस्ड लिखा हुआ है, तो रिड्यूस तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये कब आ सकता है, जब पैसिव वॉइस हो। पैसिव वॉइस कब होगा, जब एक्शन जो हो रहा है वो करने वाला नहीं दे रखा हो। एक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस करना। कौन रिड्यूस कर रहा है, दे रखा है क्या, सोलर टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस हाउ मच। तो भाई दे रखा है सोलर टैक्सेस रिड्यूस कर रहा है। जब सोलर टैक्सेस दे रखा है रिड्यूस करने वाला, तो हम पैसिव वॉइस क्यों लिखेंगे। इसका मतलब हम ये भी नहीं कर सकते रिड्यूसिंग कर दो, सिंपली बिन हटा दो, बिन लगा करके फालतू में इसको पैसिव वॉइस बना दिया गया है। आप इसको सिंपली लिखिए सोलर टैक्सेस हैव रिड्यूस्ड, तो इसका मतलब सोलर टैक्सेस हैव रिड्यूस आएगा, बिन फालतू में लगा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच शुगर और कैलोरीज पीपल, तो कहा जा रहा है कि हाउ मच शुगर या फिर कैलोरीज पीपल कंज्यूम इन एनी मीनिंगफुल वे। तो ये जो सोडा टैक्सेस है यहां पे रिड्यूस कर देगा कि हाउ मच, कितनी शुगर और कैलोरीज पीपल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी मीनिंगफुल वे में। अब यहां पर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, एक्चुअल में यहां पर एक एरर है, एक एरर है यहां पर। वो एरर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो हाउ मच, आपको पता है हाउ मच कब लगता है, जब कोई अनकाउंटेबल चीज हो। तो देखो शुगर अनकाउंटेबल है, क्या यहाँ पे कैलोरीज अनकाउंटेबल है, कैलोरीज का प्लूरल हो रखा है। इसका मतलब हाउ मच आपने शुगर के लिए लगाया, आप कैलोरीज के लिए हाउ मच नहीं लगा सकते, क्योंकि हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना, हाउ मच शुगर या हाउ मच कैलोरीज। तो हाउ मच शुगर के साथ तो बढ़िया है, हाउ मच कैलोरीज के साथ नहीं बैठेगा। अच्छा, फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं, और के बाद सीधा लिखिए हाउ मैनी कैलोरीज। तो भाई हाउ मच आपने शुगर को दे दिया और हाउ मैनी आपने कैलोरीज को दे दिया। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। और हाउ के बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये रहा सब्जेक्ट पीपल, और इस पीपल के लिए वर्ब आ गई कंज्यूम इन एनी मीनिंगफुल वे। तो एनी मीनिंगफुल वे यहां पर इसके ऑब्जेक्ट हो गया किसका, इनका ये ऑब्जेक्ट बन गया। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं। सोडा टैक्सेस एलोन सिंपली कैन नॉट नज। तो जो सोडा टैक्सेस है एलोन, अकेला सोडा टैक्सेस, सिंपली, सिंपल सी बात है, कैन नॉट नज। नज का मतलब एनकरेज करना है ना, एनकरेज करना होता है। ऐसे नज मतलब कोनी मारते हैं तो किसी को एनकरेज करने वाली बात होती है। तो कैन नॉट नज, कैन नॉट एनकरेज कंज्यूमर्स टूवर्ड मोर हेल्दियर। अरे वाह, अगर आपने यहाँ पर हेल्दियर देखा तो हेल्दियर ऑटोमेटिक कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि ईआर आ रखा है। रीडिंग में फ्लो में वो सही लगता है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी ईआर आ रहा है तो आपका माइंड इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए, ईआर वाला वर्ड आते ही आप थोड़ा सा आगे पीछे देखिए, यार मोर तो नहीं लगा हुआ है, कहीं मोर लगा हुआ है मतलब मोर गलत है। तो अपन यही बोलेंगे कि जो सोडा टैक्सेस है वो नज नहीं कर पा रहे हैं कंज्यूमर्स को टूवर्ड्स हेल्दियर फूड चॉइसेस। वो फूड चॉइसेस नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सोडा टैक्सेस लगा दिए तो कंज्यूमर सोचा नहीं यार अब हम है ना हेल्दियर फूड ही खाएंगे, अब हम ये सोडा टैक्सेस लग गए, टैक्स बचाते हैं, इन चीजों को नहीं खाते हैं। कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स,
तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका सब्जेक्ट है। एस्टिमेट्स, तो सिंगुलर है तो एस्टिमेट्स दैट मोर देन 70 मिलियंस ऑफ, तो देखो जो मिलियन है ना ये न्यूमरल नाउन है। कैसे? मिलियन, 100,000, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब न्यूमरल नाउन है। अगर न्यूमरल नाउन से पहले आपने कोई डिजिट लगा दी तो आप इसका प्लूरल नहीं कर सकते। तो अगर आपने 17 लिख दिया तो आप इसका प्लूरल नहीं कर सकते और आप इसके साथ ऑफ भी नहीं लगा सकते। तो 17 मिलियन पीपल सीधा लिखना पड़ेगा, डाई प्री मैच्योरली। तो वो डाई हो गए मतलब पहले ही मर गए। कैसे मर गए? प्री मैच्योरली मर गए। तो यहां पर ये क्या है? ये आपका एडवर्ब है और ये आपका वर्ब है डाई। ईच ईयर, हर साल प्री मैच्योरली मर जाते हैं फ्रॉम क्रोनिक नॉन कम्युनिकेशन डिजीज। अब यहां पे समझिएगा डिजीज का क्या लफड़ा है। देखो डिजीज आपके पास एक नाउन है, देख रहे हो आप, नाउन है हाँ, और ये सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन अगर कभी भी आता है तो कोई आर्टिकल लेकर के आता है। डिजीज से पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है? नहीं। क्रोनिक लगा हुआ है। क्रोनिक मतलब लगातार जो बना हुआ है। कैसा? नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो ऐसा नहीं टच करने से हो गया। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब कोई वायरस आया, उसकी बॉडी में गया, या कुछ उसने बाहर से खा लिया, उससे कोई इंफेक्शन हो गया, उस वे। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, है ना। कोरोना जो था वो कम्युनिकेबल डिजीज था, इतना तो आप लोग को आई थिंक पता होगा। तो क्रोनिक यहाँ पर क्या है? क्रोनिक में आईसी आ रखा है लास्ट में, तो आईसी वाले एडजेक्टिव होते हैं, एबीएल वाले भी एडजेक्टिव होते हैं। अब आप कहेंगे सर दोनों एडजेक्टिव साथ में कैसे आ गए? तो भाई डिजीज कैसी थी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी और ये बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी, इसलिए यहाँ पे क्रोनिक आया। तो जब भी दो दो एडजेक्टिव आप आसपास देखो तो थोड़ा सा सेंस लगा लिया करो कि क्रोनिक किसके लिए आया होगा। अगर क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल के लिए आया होता, मान लो क्रोनिक आया था नॉन कम्युनिकेबल के लिए, तब हमारा आंसर क्रोनिक गलत होता। अभी क्रोनिक आया डिजीज के लिए, ये डिजीज बहुत लंबे समय तक चली आ रही है और डिजीज कैसी है? नॉन कम्युनिकेबल है, इसलिए दोनों एडजेक्टिव साथ में आए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, समझिएगा बहुत अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आया, कहां पे लिखूं? यहां लिख देता हूं एक सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, ही इज, गर्ल से बना लेते हैं, ही इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अभी अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका एडजेक्टिव है, तो आसपास आ सकते हैं बिना कोमा के। अब अगर मैं यहां पे लिखूं शी इज आ ब्रेव, ठीक है। अब मुझे दूसरा इसके लिए एडजेक्टिव लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा ऑनेस्ट। शी इज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट गर्ल। शी इज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट गर्ल। अब मैंने यहां पर एंड क्यों लगाया? क्योंकि देखो ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो जब मैं एक ही चीज के लिए दो बार एडजेक्टिव लिखता हूं तो या तो मैं एंड लगाता हूं या तो मैं कोमा लगाता हूं। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, तो मुझे दोनों को दिखाने के लिए एंड लगाना पड़ा। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रोनिक भी एडजेक्टिव है और नॉन कम्युनिकेबल भी एडजेक्टिव है, लेकिन ना तो यहां पर कोई कोमा है ना तो यहां पर कोई एंड है। क्यों? क्योंकि हम बात डिजीज की कर रहे हैं, नाउन की कर रहे हैं, तो जो नाउन था वो नॉन कम्युनिकेबल था। और हम ये नहीं बता रहे कि भाई डिजीज कैसा था, हम ये बता रहे हैं बहुत समय से चलता आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपन क्रोनिक और नॉन कम्युनिकेबल एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप लोग को समझ में आता रहेगा। बताइए आ गई क्या बात समझ में? चलो, तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा प्रोसेस। ये हम डेली बेसिस पे करते हैं, है ना। धीरे धीरे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगेगा अगर आप रेगुलरली इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो। मैं आप लोग को टाइमर दे रहा हूं, आपको पता है मैं आपको 1 मिनट देता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। आप लोग चेक करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, और एरर निकालिए। बहुत सारी एरर इसमें हो सकती है, आप लोग को सारी एरर निकालनी है। मैं आप लोग को टोटल 1.5 मिनट का टाइम दे देता हूं, चलो आप आराम से रीड करो और एरर निकालो।
चलिए इतना टाइम बहुत है, अब आ जाइए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सिंस सम ईयर्स नाउ, तो आपको याद होगा मैंने इसकी एक एरर बना करके आपको दी थी जब मैं मेंस की क्लास ले रहा था यूट्यूब के ऊपर 9 PM पर। तो सिंस के बाद आप पहले ड्यूरेशन नहीं लिख सकते भाई, इतने ड्यूरेशन तक हुआ नहीं, सिंस के बाद एक ही पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हुआ। तो इसका मतलब सिंस के बाद ये सम ईयर्स नाउ लिखना गलत है। तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, सिंस को काट सकता हूं, तो सिंस की जगह मैं क्या कर सकता हूं, फोर कर सकता हूं, फॉर सम ईयर्स नाउ। हाँ फोर चलेगा, फोर कर देते हैं क्योंकि फोर ड्यूरेशन के लिए आ जाता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारा सब्जेक्ट है और ये नाउन है पूरा, ये नाउन है और ये आर्टिफिशियल, तो ये एडजेक्टिव और ये इसका नाउन। और यहां पे लिखा हुआ हैज, तो सही तो है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कमांडेड द स्पॉटलाइट। ओके, अब देखो यहां पर रीशेपिंग लिखा हुआ है कोमा के बाद, तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, और के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इसकी वर्ब आ गई, और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब के बाद भी जो भी चीज आप लिखोगे वर्ब के बाद वो भी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब पहली लाइन में अगर आप देखेंगे तो एक ही सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब आ गई, ऑलरेडी आ गई है। तो अगर सब्जेक्ट की वर्ब आ गई, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हाथ में नहीं है, तो फिर मैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म से ही दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करूंगा। तो भाई ये क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है किसके ऊपर, कमांडेड दी स्पॉटलाइट, तो इससे स्पॉटलाइट जो है संभाली हुई है। रीशेप कर रहा है इंडस्ट्रीज को, डेजलिंग इन्वेस्टर्स एंड अलार्मिंग पॉलिसी मेकर्स। ओके, आगे इन इक्वल मेजर, सभी को इक्वल मेजर के अंदर, मतलब ये क्या कर रहा है, एक तो रीशेप कर रहा है इंडस्ट्रीज को और इन्वेस्टर्स को डेजल कर रहा है। डेजल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ये थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर आप इसमें जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर है, अलार्मिंग पॉलिसी मेकर, और पॉलिसी मेकर को अलार्म कर रहा है, मतलब अलार्म बढ़ा रहा है पॉलिसी मेकर के लिए, या पॉलिसी मेकर को कुछ तो करना पड़ेगा इन इक्वल मेजर। तो यहां पर अपना पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, और आपने देखा कि इनके बाद हमारे को नाउन चाहिए, तो ये मेजर जो है हमारा यहाँ पर नाउन हो गया, और ये जो इक्वल है ये इसका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे लगा बट बिहाइंड दी नॉइज, कहा जा रहा है लेकिन नॉइज से परे, तो बट बिहाइंड दी नॉइज, किसके नॉइज, एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम नॉइज से परे, इडियोमैटिक वे में लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम को छोड़ करके और भी चीजें इसमें हैं, जैसे कि एल्गोरिथम और फिर चैटबॉट्स, तो दी नॉइज ऑफ एल्गोरिथम, चैटबॉट्स, अनदर टेक्नोलॉजी आर। अब ये आर गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो नॉइज है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और किस किस की नॉइज है, एल्गोरिथम की है और चैटबॉट्स की है, और अनदर टेक्नोलॉजी, ये सब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये सब ऑफ के बाद लगा हुआ है। ओके भाई, तो फिर नॉइज के लिए आपको इसे लगाना पड़ेगा, और इसके बाद या तो थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो एडजेक्टिव आता है। तो असेंबलिंग सही लिखा हुआ है ना, असेंबलिंग सही लिखा हुआ है, हाँ, इट्स पीसेस, तो ये असेंबल कर रहा है, असेंबलिंग सॉरी, असेंबल कर रहा है ये अपने पीसेस को। इट्स किसके लिए लगा होगा भाई, इट्स यहाँ पे किसके लिए लगा होगा, इट्स लगा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो कहा जा रहा है कि जो नॉइज है ना, इज स्लोली असेंबलिंग इट्स पीसेस, धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, अपने पीसेस को असेंबल कर रहा है। इन नियर साइलेंस, नियर साइलेंस का मतलब लगभग चुपचाप वो अपने पीसेस को क्या कर रहा है, असेंबल करे जा रहा है, जोड़े जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। स्टिल इन इट्स इनफेंसी, इनफेंसी का मतलब अभी अपने शुरुआत में। अब ये कुड किसके लिए आया होगा, कुड आया होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कुड आ गया, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये इसका एडवर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुड चेंज द नेचर ऑफ कंप्यूटेशन इट्सेल्फ, तो कहा जा रहा है जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो नेचर को चेंज कर रहा है कंप्यूटेशन के खुद से। ओके, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए, फिर आगे देखो रीडिफाइनिंग लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये जो रीडिफाइनिंग है ना, ये एंड के बाद आए, यहां पर हो सकता है आप लोग चूक जाए, इसलिए मैंने ये एरर बनाई है। अब इस एरर को सुनिएगा। कुछ तो पकड़ा तुमने, कोई बात नहीं। देखो सुनो,
एंड के बाद आपने देखा इन डूइंग सो, तो एंड के बाद अगर आप यहां पे रीडिफाइनिंग लिखे हैं मतलब आपने वर्ब की एनजी फॉर्म लिखी है, और एंड से पहले कौन सी वर्ब है, तो अगर आप देखेंगे कुड के लिए क्या रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वही तो चेंज कर रहा है नेचर को, और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वही तो रीडिफाइन कर रहा है बाउंड्रीज को ऑफ एआई एंड एवरी फील्ड इट टचेस। क्योंकि इट जब भी आएगा तो उसके बाद क्या आता है, वर्ब आती है, लेकिन शर्त यह है इट ऑब्जेक्ट ना बना हो। अब हमें कैसे पता चलेगा सर इट ऑब्जेक्ट बना है, इट ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब इससे पहले या तो आपने वर्ब लिखी होगी या तो इससे पहले आपने कोई प्रपोजिशन लिखी होगी, तब जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी इससे पहले देखो एवरी फील्ड तो ना तो कोई वर्ब है ना तो कोई प्रपोजिशन है, ये तो खुद अपने आप में एक नाउन पड़ा हुआ है, इसके कारण ये रीडिफाइन कर रहा है हर एक बाउंड्रीज, सॉरी ये रीडिफाइन कर रहा है बाउंड्रीज को एआई की और हर एक फील्ड को। तो इट यहाँ पर एक सब्जेक्ट बन गया और इट के लिए आपको पर टचेस लगाना पड़ेगा। क्लियर? बाय डूइंग सो क्यों नहीं हुआ सर, बाय डूइंग सो क्यों नहीं हुआ? देखो बाय डूइंग सो का मतलब ये होता है कि ऐसा करते हुए, इन डूइंग सो का मतलब यहां पर ये हो जाएगा, यहां पे कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, मतलब वो अभी अपने शुरुआत में शुरुआती दौर में अभी अपने कुड इवेंचुअली, तो अंत में, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है अंत में, एट लास्ट ये चेंज कर देगा नेचर को, किसके, कंप्यूटेशन के नेचर को खुद से ही चेंज कर देगा। एंड इन डूइंग सो, और अगर ये इसमें काम करता रहा तो ये रीडिफाइन कर देगा बाउंड्रीज को एआई, मतलब ऐसे ही काम अगर ये करता रहा तो ये क्या कर देगा, रीडिफाइन कर देगा बाउंड्रीज को एआई की और हर एक फील्ड को। इस तरीके से वहां पर लिखा है, बाय डूइंग सो लगाना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो यहां पर एरर मिल गई, इट टचेस होगा, इट जब भी आए बस ध्यान रखना यार इट से पहले वर्ब है क्या, नहीं है, इट से पहले प्रपोजिशन है क्या, नहीं है, तो इट के बाद हमारे को वर्ब चाहिए, बस बात खत्म। क्वांटम टेक्नोलॉजी सिंगुलर है, इज आ गया, इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, तो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद इसकी वर्ब आ गई, इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड ही आएगा ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब, तो इसको डिस्क्राइब किया गया है इन पैराडॉक्सेस बिकॉज ऑफ। तो देखो बिकॉज ऑफ का कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है बिकॉज ऑफ का, कि बिकॉज ऑफ के बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो बिकॉज ऑफ के बाद इट भी आ रहा है, ऑपरेट्स भी आ रहा है, तो इट सब्जेक्ट हो गया, ऑपरेट्स इसकी वर्ब होगी। अगर तुम ये सोचो कि सर इट को ना मैं काम करता हूं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, आपने अभी भी तो सिखाया प्रपोजिशन पहले है तो इसको ऑब्जेक्ट बना दो, चलो तुमने इसको ऑब्जेक्ट तो बना दिया लेकिन ऑपरेट्स गलत हो जाएगा, फिर इसका मतलब यहां से सिंपली आप ऑफ हटा दो तो बिकॉज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो बिकॉज इट ऑपरेट्स इन अ वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्सेस, तो कहा गया क्वांटम टेक्नोलॉजी को पैराडॉक्स की तरह डिफाइन करा गया, पैराडॉक्सेस में डिफाइन करा गया, क्योंकि ये ऑपरेट ही करता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस का मतलब इसकी कुछ पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात, इसकी कोई पॉजिटिव बात भी है, इसकी कोई नेगेटिव बात भी है सेम टाइम पर, उसको अपन पैराडॉक्सेस कहते हैं। अब अगर आपको ये वाला इट इज दिख रहा है तो मतलब आप इसको क्या पढ़ोगे, इट इज, तो इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यूबिट्स डू नॉट, अगर आपने इसको इट इज बोल दिया तो यहां पे बिल्डिंग ब्लॉक्स चलो ठीक है, क्यूबिट्स तो ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक को बना रहा है और क्यूबिट्स को बना रहा है। फिर आगे डू किसके लिए लगा है, इसका मतलब ये भी एक वर्ब है, तो वहां पर इट इज नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, इट्स होगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स करना पड़ेगा, इट्स के बाद नाउन चाहिए, तो बिल्डिंग ब्लॉक, तो इसके जो बनते हुए ब्लॉक्स हैं, इसके जो क्यूबिट्स हैं, डू नॉट बिहेव, तो डू किसके लिए आया, इन सब्जेक्ट के लिए आया क्योंकि प्लूरल था, डू नॉट बिहेव लाइक दी टीडी बाइट्स, सॉरी बाइट्स नहीं बिट्स है वहां पे, तो डू नॉट बिहेव, तो डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बिहेव लाइक दी टीडी बिट्स, उसके बाद ऑफ क्लासिकल कंप्यूटिंग, बाकी आगे सब कुछ सही है, यहां पर इट्स करना पड़ेगा, इट इज गलत है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। दे आ गया, ठीक है, दे के बाद कैन आ गया, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इन मल्टीपल जब भी आएगा तो आगे प्लूरल आएगा, स्टेट्स होगा, दे कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट एट वंस। अनेबल, अब देखो अनेबल आपकी वर्ब होती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां पे फुल स्टॉप है,
यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब आ गई, क्या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है? नहीं है। तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनेबल क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? अनेबलिंग करना पड़ेगा, वर्ब की एनजी फॉर्म डालनी पड़ेगी। तो अनेबलिंग एन आया एक्सपोनेंशियल एक्सपोजर के लिए, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तगड़ा एक्सप्लोजर। तो यहां पर ये एक्सप्लोजन जो है ये नाउन है और एक्सपोनेंशियल यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। एक होता है इंक्रीमेंटल, एक होता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब मल्टीप्लाई, इंक्रीमेंटल मतलब कुछ प्लस हो रहा है। जैसे मान लो 8 आए, फिर 9 आ गए, फिर 12 आ गए, फिर 16 आ गए, तो ये क्या प्लस हो रहा है, कोई इसमें मल्टीपल फैक्टर नहीं। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? 4 से 8 हुआ, 8 से 64 हुआ, ऐसे। अब 64 का स्क्वायर अभी तो मुझे याद नहीं है क्या होता है, पढ़ा तो था मैंने, याद तो करा था 64 का स्क्वायर क्या होता है। तो ऐसे 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 64 हुआ। अब 64 का स्क्वायर नहीं पता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, चलिए। तो इन प्रोसेसिंग पावर, आगे सब कुछ सही है। द रिजल्ट इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन। तो कहा जा रहा है जो रिजल्ट है इज, तो रिजल्ट सिंगुलर है, इज द फॉर्म, सही है, ऑफ कंप्यूटेशन सो एडवांस्ड। तो जो रिजल्ट है इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन सो एडवांस, तो बहुत ही ज्यादा एडवांस में कंप्यूटेशन का जो रिजल्ट फॉर्म मिलता है बहुत ही ज्यादा एडवांस में मिलता है। डैट प्रॉब्लम्स, तो यहां पर जो प्रॉब्लम्स है हमारा सब्जेक्ट है। डैट प्रॉब्लम्स रिक्वायर, तो ठीक है प्रॉब्लम है तो रिक्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। बिलियंस ऑफ सही है क्योंकि बिलियन के आगे डिजिट नहीं है, तो जब तक बिलियन मिलियन ट्रिलियन इनके आगे डिजिट ना हो तो हम इसको प्लूरल ही रखते हैं, प्लूरल रखते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स टू सोल्व टुडे कुड। अब बताओ आप ये कुड किस लिए आ रहा है? अगर आपने देखा तो इधर आओ, इधर आओ, ये रहा हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप, दी रिजल्ट था, इसकी यहां पर वर्ब आ गई, हाँ आ गई। डैट के बाद ये एक सब्जेक्ट था प्रॉब्लम्स, इसकी वर्ब आ गई, हाँ आ गई। तो फिर ये कुड किसके लिए आ रहा है? इसका मतलब ये है ये कुड को तो नहीं हटा सकते अपन, क्यों? क्योंकि देखो कुड के बाद बी बना हुआ है और बी के बाद करेक्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कुड भी मेन वर्ब है, इसको कैसे भी करके एडजेक्टिव बनाओ ये वाली वर्ब को। तो एडजेक्टिव बनाने का क्या तरीका है? या तो इसको थर्ड फॉर्म में कर दो या तो इसको आईएनजी फॉर्म में कर दो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग, वो प्रॉब्लम्स जो बिलियंस ऑफ ईयर लेती सॉल्व करने में, तो वो प्रॉब्लम रिक्वायरिंग अपन इसको कर देंगे आईएनजी फॉर्म में, हम इसको बना देंगे तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो वो प्रॉब्लम जिनको जरूरत होती बिलियंस ऑफ ईयर्स की सॉल्व करने में, आज कुड बी क्रैक्ड इन सेकेंड, तो वो आज सेकेंड में क्रैक हो सकती है। और सेकेंड कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता। आप बताइए, या तो 1 सेकेंड लिखिए या तो कुछ सेकेंड लिखिए, या तो सेकेंड्स कर दीजिए प्लूरल कर दीजिए, या तो आ सेकेंड कर दीजिए। सेकेंड आप प्लूरल नहीं लिख सकते, मिनट आप प्लूरल नहीं लिख सकते, आर आप प्लूरल नहीं लिख सकते, ईयर सॉरी प्लूरल कह रहा हूं, सेकेंड आप सिंगुलर नहीं लिख सकते, मिनट आप सिंगुलर नहीं लिख सकते, आर आप सिंगुलर नहीं लिख सकते, ईयर आप सिंगुलर नहीं लिख सकते, मंथ आप सिंगुलर नहीं लिख सकते। कोई ना कोई आर्टिकल देना पड़ेगा, नहीं तो इनको प्लूरल कर दो। तो या तो आप सेकेंड्स कर दो या तो आप आ सेकेंड कर दो, वो डिपेंड करता है कौन लिखने वाले पे कि उसको कितना टाइम दिखाना है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। अच्छा, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर कैन अनेबल नहीं हो सकता क्या? अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। चलो रुको मैं बता रहा हूं, पहले आप ये बताओ ये सबको क्लियर है क्या? मैं एक बार रब कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये आज बहुत अच्छे कंसेप्ट यहां पर इस पैराग्राफ में हमारे को देखने को मिल रहे हैं। देखो मेरे ऊपर है ना एक ये भी टेंशन होती है, मेरे ऊपर ये भी टेंशन होती है कि यार क्लास लंबी ना हो जाए, पता नहीं क्यों, और वो तुम्हारे कारण। तुम अगर इतना कुछ मिल रहा है तो थोड़ी क्लास लंबी भी हो रही है, तो तुम मैनेज कर लो ना। एक ही दिन में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, डेली बेसिस पे करेंगे तो हैबिट हो जाएगी हमारी। अब देखो मैं फटाफट इसको करता हूं और ये वाला डाउट भी लेता हूं, पहले वाला डाउट ले रहा हूं। देखो एक स्टूडेंट ने कहा मेरे को कि सर आप अनेबलिंग क्यों कर दो, यहां पर कैन आ रखा है तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसके लिए ही उसको मान लो ना, ये भी कैन और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा पैरेललिज्म बनाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है सर ये पैरेललिज्म ही तो है, तो देखो पैरेललिज्म कैसे बनता है। पैरेललिज्म ऐसे बनता है कि आपने पहले मान लो कोई वर्ब, एक वर्ब डाल दी, कोई एक वर्ब आ गई पहले, यहां पर कहीं सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट की आपने एक वर्ब डाल दी। अब आप चाह रहे हो यार पैरेललिज्म बनाओ, तो कोमा से पैरेललिज्म बच जाएगा। तो आपने कोमा लगाया, आपने कहा कौन सी वर्ब है, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ले भाई यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, ये हो गई हमारी दूसरी नंबर की वर्ब, ठीक है।
अब आप ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि अगर कोमा लगा है इसका मतलब एक एक्शन इसने ये करा, कोमा उसने एक्शन करा। अब आप कोमा पे नहीं छोड़ सकते, आपको लास्ट वाला एक्शन भी बताना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने आपको बोला आई बोट, ठीक है, आई बोट, आई बोट सम आइटम्स yesterday, ठीक है, yesterday, ये लो। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सच एज, मैंने यहां पे लिखा पेन पेंसिल। क्या ये सही है? आप कहोगे नहीं सर गलत है। अगर आप दो चीजें लाए हो ना, तो एक काम करो, ऐसे लिख दो पेन एंड पेंसिल। और पहली बात तो ये सिंगुलर है, तो या तो ऐसे लिखो आ पेन और आ पेंसिल, ठीक है। लेकिन एंड लगाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि कोमा लगा करके मैं दो चीजें नहीं लिख सकता। अगर मैं एग्जाम्पल दिया हूं, तो एग्जाम्पल देने के लिए अगर मैंने दो चीजें लगाई हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे एंड लगा करके एक और कोई चीज लेकर के आऊंगा मैं और उस पर एंड करूंगा। एंड का मतलब बस अब मेरे एग्जाम्पल खत्म हो गए। तो ऐसे ही अगर आपने यहां पर एक एक्शन करवाया, अब आप दूसरा एक्शन करवा रहे हो, तो इसका मतलब आगे एक और एक्शन आएगा। आप ऐसे कोमा पे एंड नहीं कर सकते। या तो अगर आपको पैरेललिज्म मेंटेन करना है, तो इसके बीच में एंड लगा करके पैरेललिज्म मेंटेन कर दो कि एक तो ये एक्शन हुआ और ये एक्शन हुआ, बात खत्म। अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते कोमा लगा करके दो एक्शन लिख करके छोड़ दी, नहीं। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर कोमा है तो तीसरा एक्शन भी करा इसने और वो एंड लगा करके तीसरा एक्शन ही लिखेगा। तो ऐसे ही अगर आप इस क्वेश्चन पर आओगे, तो मान लो आपने देखा कैन के बाद ये एग्जिस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो इसके लिए पैरेललिज्म हो गया, ओके। एंड का है, एंड तो मिला ही नहीं, मतलब यहां पर दो एक्शन अगर इसको करवाने होते, तो ये कोमा से नहीं एंड से हमारे को बताता कि मैं दो एक्शन करवा रहा हूं। इसका मतलब ये दो एक्शन नहीं करवा रहा है इससे, ये एडिशनल फॉर्मेशन की तरह यूज कर रहा है। तो कैन के बाद एग्जिस्ट आ गया, बात खत्म, इसलिए इसको मुझे आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। चलो अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। अरे यार एक मिनट, एडिटोरियल पे जाने से पहले एक बार मैं फाइनल कर दूं ना सारी चीजें, क्योंकि देखो ये मैं जहां पैराग्राफ उठाता हूं, तो मैं जो मुझे उस समय लगता है ना ये एरर स्टूडेंट को सिखाते हैं, एरर मैं बना देता हूँ। क्या पता कुछ मुझसे भी चूक जाए, उस समय मैं जब बना रहा हूँ तब मुझे वो एरर ध्यान हो, क्या पता पकड़ में नहीं आई हो। तो आपको भी अगर कोई और एरर लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आकर के आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो सिंस गलत है, एक तो यहाँ पर हमने 4 करा था, और इसके बाद और क्या करा था अपने, बाकी सब सही था, रीशेपिंग सही था, सही था। हाँ यहाँ पे जो नॉइज था इसके लिए अपन ने यहाँ पर इज करा था, बाकी सब कुछ सही था। हाँ बाकी सब कुछ सही था। उसके बाद अपन ने यहाँ पर कोड चेंज हो गया, एंड इन डूइंग सो यहाँ पे रीडिफाइन गलत है। देखो अब यहाँ पर एंड है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेललिज्म उठा लिया था, एंड देख करके पैरेललिज्म उठा लिया था। रीडिफाइन एवरी इट टचेस, तो इट टचेस यहाँ पर कर दिया था। और हाँ बिकॉज ऑफ गलत था, बिकॉज ऑफ को काट दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता, बिकॉज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है। इसके बाद इट इज गलत है, इट इज नहीं बैठेगा। हमने यहां पर क्या करा था, इट्स करा था, क्योंकि इट्स के बाद नाउन चाहिए होता है, और ये रहा नाउन देखो। बाकी आगे सब कुछ सही था। यहां पर मल्टीपल था, तो मल्टीपल के बाद प्लूरल आता है, तो यहाँ पे स्टेट्स करा था अपन ने, और अनेबलिंग करा था यहाँ पर अपन ने इसको, है ना, अनेबलिंग हो जाएगा। और बाकी आगे बाकी सब कुछ सही है। और एक और दिक्कत यहाँ पर ये थी कि आपको यहाँ पे रिक्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक वर्ब आराम से यहाँ पर लगी हुई है, और कुड बी क्रैक्ड, और उसके बाद इनके बाद यहाँ पर आपको सेकंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड को सिंगुलर नहीं लिख सकते। ये कुछ एरर आपके लिए बनाई गई थी, आप लोग आराम से इसको रीड करिए। 1 मिनट का टाइम आपके पास।
चलिए 1.5 मिनट का टाइम बहुत है, आप लोगों ने जो पढ़ना था पढ़ लिया होगा, जितना आप लोगों ने दिमाग लगाया अच्छी बात है। अब आ जाओ समझते हैं एक एक चीज को। इससे देखो क्या क्या फायदा है। इससे आपकी एरर डिटेक्शन इंप्रूव होगी, इससे आप क्लोज टेस्ट बनाने में आपको बहुत हेल्प होगी, फिलर बनाने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप सेंटेंस को पूरा समझ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ एंड हुआ, कैसे सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, कैसे मतलब सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, सब आप लोग समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। मैं रीड करता हूं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, तो ये तो एक ही सब्जेक्ट है, हाँ इसके लिए इज आ जाएगा, हाँ इज अ रेस विथ टाइम। तो अगर आप इसकी हिंदी करते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि हमारी रेस है टाइम के साथ, टाइम के साथ रेस है या टाइम के अगेंस्ट रेस है। क्या टाइम और हम साथ साथ भाग रहे हैं? नहीं, किसी चीज के अगेंस्ट अगर आपकी रेस है, अगर आपका कंपटीशन है तो किसी के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब यहां पर आपको विथ नहीं, आपको यहां पर अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं रेस की बात कर रहा हूं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों को अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इज अ रेस, वो एक रेस है किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट। टू ऑफन मतलब अक्सर, यहां पे लिखा हुआ है लूजिंग वन। तो लूजिंग अगर आप लोग को पता हो, जब भी डबल ओ आ जाते हैं तो वो लूज बन जाता है, मतलब ढीला। लूज का मतलब क्या हो जाएगा? ढीला। क्या यहां पर हम कह रहे हैं कि वो ढीली रेस है? नहीं, ढीली रेस नहीं है, ये जो रेस है हम हार रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक ओ आएगा, आपको यहां पर लूजिंग वन लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये एक रेस है अगेंस्ट टाइम, टाइम के अगेंस्ट, और आ लूजिंग वन, और इसको हम अक्सर हारे हैं। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। ऐसे हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आप लोग को स्कोप दिखा रहा हूं कि ये स्कोप एग्जामिनर आपके लिए बना सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ओके आगे आ जाइए। टिपिकली बाय, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी बायरी टाइम आएगा, क्या आएगा? जब भी बायरी टाइम आएगा, तो पहले बायरी टाइम का मतलब समझो। बायरी टाइम का मतलब ये है, मान लो मैं आप लोग को बता रहा हूं, आपने कहा कि सर मेरा मीन्स है 8 बजे, सुबह 8 बजे मीन्स है जयपुर में, सपोज करो जयपुर में, और अभी हम हैं अजमेर में। तो आप मुझसे कह रहे हो कि सर मैं ना घर से 7 बजे निकलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? जब तू पहुंचेगा वहां पर जयपुर, तब तक एग्जाम आधा निकल चुका होगा। तो इसका मतलब अभी वो पहुंचा नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि जब तक तू पहुंचेगा तब तक वो चीज हो चुकी होगी। इसका मतलब बाय द टाइम के साथ आप जो भी लिखते हो वो चीज अभी हुई नहीं है। अगर वो चीज होगी तो उससे पहले ही आगे वाली चीज हो चुकी होगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब बाय द टाइम जब भी लिखा जाता है, इसके साथ परफेक्ट टेंस कभी नहीं आता। किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस आप नहीं लगा सकते। ये परफेक्ट ही तो है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस कब आएगा? जब ये काम हो जाएगा और उसके बाद वाली जो अपन बात कर रहे होंगे, जैसे अपन ने कहा भाई तू जब तक पहुंचेगा तब तक एग्जाम आधा खत्म हो चुका होगा। तो इसका मतलब जो कोमा के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपको परफेक्ट टेंस लगाना पड़ता है, चाहे कोई सा ही परफेक्ट लगाओ। तो कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉपुलेशन हैव ऑलरेडी कोलैप्स, तो उनकी जो पॉपुलेशंस होती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ऑलरेडी कोलैप्स्ड हो चुकी होती है। जब तक साइंटिस्ट को कोई साइन मिलता है कि स्पीसीज डिक्लाइन हो रही है, स्पीसीज खत्म हो रही, तब तक तो खत्म हो चुकी होती है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो आपने देखा यार यहां पर हैव है और यहां पर थर्ड फॉर्म है, मतलब यही परफेक्ट टेंस लगता है। तो आपको इससे पहले परफेक्ट टेंस हटाना पड़ेगा। अब परफेक्ट टेंस अगर आप हटा दोगे, मान लो आपने हैव हटा दिया, तो ये डिटेक्टेड, ये तो V2 बन गया। अगर ये V2 बन गया तो वहां पर आपको हैड ऑलरेडी कोलैप्स लिखना पड़ेगा, इसको भी फिर पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है, अगर अपन को एक ही तरफ एरर बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कर देंगे, ओनली डिटेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ओनली डिटेक्ट कर देंगे। हम ऐसा बोलेंगे बाय द टाइम साइंटिस्ट डिटेक्ट, जिस टाइम साइंटिस्ट डिटेक्ट करते हैं, पता लगता है साइंटिस्ट को, साइन मिलते हैं कि स्पीसीज डिक्लाइन हो रही है, तब तक तो पॉपुलेशन ही कोलैप्स हो चुकी होती।
आगे बात समझ में? क्या आप लोगों को याद रहेगा? आप लोग भूलेंगे तो नहीं इसको? बताइए फटाफट, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब यहां पर जो एरर है वो हैव और डिटेक्टेड में ओनली अपन को डिटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय द टाइम लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अभी तक कितनी एरर मिली? एक तो अगेंस्ट हो गई एरर, एक तो ये एरर हो गई, एक ही वो आएगा क्योंकि ये तो एडजेक्टिव होता है, ये तो एडजेक्टिव होता है। ये वाला जो लॉस होता है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसी की तो आईएनजी फॉर्म होगी। एक ये होता है लॉस, ये आपका नाउन होता है जिसमें डबल एस आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑलरेडी डिप्लेटेड, कोई दिक्कत? इज ऑलरेडी डिप्लेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके लिए यहां पर ये वर्ब आ रखी है। बर्थ रेट्स, तो जो बर्थ रेट्स है हैव प्लंज, तो वो भी यहां पर क्या हो रही है? डूब गई है। बर्थ रेट भी क्या हो गई है? डूब गई है। ओके। एंड बाय द टाइम, अब देखो वापस से बाय द टाइम आ गया, तो बाय द टाइम दीज बायोलॉजिकल रेड फ्लैग्स हैव सीन, गलत है। तो इसका मतलब यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा? आगे देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है, हैज क्लोज्ड लिखा गया है। इसका मतलब है कि यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, तो पहले प्रेजेंट टेंस करना पड़ेगा। मतलब अपन को ऐसे करना पड़ेगा, बाय द टाइम दीज बायोलॉजिकल रेड फ्लैग्स सी करना पड़ेगा अपन को यहां पर, ठीक है। तो जब बाय द टाइम दीज बायोलॉजिकल रेड फ्लैग्स सी तो नहीं बैठ रहा यार, सी नहीं बैठ रहा है। अपन को इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस ही लगाएं जब तक वो दिखे। रेड फ्लैग सी तो नहीं बैठेगा, सी तो सीन। प्रेजेंट टेंस में रेड फ्लैग दिखने के लिए अपन और क्या लगा सकते हैं? एमर्ज, हाँ एमर्ज लगा देते हैं, चलो एमर्ज ज्यादा बढ़िया बैठेगा। तो दीज बायोलॉजिकल रेड फ्लैग्स एमर्ज, तो बोला जा रहा है जब ये बायोलॉजिकल रेड फ्लैग्स एमर्ज होते हैं तब तक जो विंडो होती है इफेक्टिव इंटरवेंशन की वो नियरली क्लोज, लगभग वो बंद हो चुकी होती है। इज इट क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? अब एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पॉपुलेशन हो सकता है, आप पॉपुलेशन का सिंगुलर भी लिख सकते हैं, आप पॉपुलेशन का प्लूरल भी लिख सकते हैं, दोनों सही, ठीक है, दोनों सही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। यहां तक हो गया? हो गया। That is what happened with the passenger pigeon, तो बोला जा रहा है that is what, ये वो चीज है, ये जितनी भी चीजें ऊपर गिनाई गई ये वो चीज है जो कि हो रही है, happened with, तो that is what ये वही है जो happened with the passenger pigeon, जो पैसेंजर पिजन के साथ हो रहा है। यहां तक क्लियर? ओके। फिर आगे वंस द मोस्ट एविडेंस, तो आपको पता है यहाँ पे आर्टिकल के साथ मोस्ट आए, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, शायद आप लोगों को पता होगी पर कोई बात नहीं, नहीं पता है तो लिख लो। देखो अगर आपने सिर्फ मोस्ट लिखा ना, सिर्फ मोस्ट, तो इसका काम हो सकता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए आ रहा हो, है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए आ रहा हो। और ये जो मोस्ट होता है ये क्वांटिटी के लिए भी तो आ सकता है भाई, क्वांटिटी हो, ठीक है, या फिर कोई नंबर बताने हो, दोनों के लिए आ सकता है। लेकिन अगर तुमने द मोस्ट लिख दिया तो यार कंफर्म हो जाता है आप ये सुपरलेटिव डिग्री लगाए। और सुपरलेटिव डिग्री किसके लिए लगती है? एडजेक्टिव के लिए लगती है ना भाई। एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गुड, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। फिर मैंने लिखा बेटर, बेटर क्या है? एडजेक्टिव है। फिर मैंने क्या लिखा? गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब भी हम डिग्री लिखते हैं तो डिग्री हम एडजेक्टिव की बनाते हैं। तो अगर आप यहां पे दी मोस्ट देख रहे हो मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद यार मेरे को एक एडजेक्टिव तो लगेगा ना, लेकिन ये तो एडजेक्टिव नहीं है, ये तो नाउन है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? एब्यूडेंट होना पड़ेगा। एब्यूडेंस गलत है। तो वंस द मोस्ट एब्यूडेंट बर्ड, बर्ड यहां पर जो है आपका नाउन है। और एक समय ये बहुत ज्यादा मतलब द मोस्ट, सबसे ज्यादा बर्ड यही थी, सबसे ज्यादा बर्ड यही थी, है ना, इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इट वैनिस्ड। अब देखो बर्ड, अब आप कहेंगे कि यार सर बर्ड्स तो बहुत ज्यादा है, अपन ने एक बर्ड क्यों लिखा है?
कुल मिलाकर के यहाँ पे जो पिजन है, जो कैटेगरी है, जो स्पीसीज है, उस पूरे की बात कर रहा है बर्ड। तो कहा जा रहा है वंस द मोस्ट एबंडेंट बर्ड इन नॉर्थ अमेरिका। अगर मान लो आपको यहाँ पर इसको प्लूरल करना है, बर्ड्स करना है, फिर यहाँ पर इट गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बर्ड्स कर दिया तो फिर आपको यहाँ पर दे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इट है, इसका मतलब ये बर्ड बिल्कुल ठीक है। तो इट वैनिस्ड, तो इट के बाद वर्ब आती है, वैनिस्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन इकोलॉजिकल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट के बाद वर्ब आ गई, इन द ब्लिंक ऑफ एन इकोलॉजिकल आई, तो आर्टिकल एन आई के लिए है, और इकोलॉजिकल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो साउंड निकाल रहा है वो वोवल का निकाल रहा है, इसलिए हमें एन लगाना पड़ा। ओके भाई, अब आगे देखिए, वाइप आउट बाय। अगर आप बाय लगाए हैं, उससे पहले अगर आप वर्ब लगा रहे हैं कभी भी, देखो वर्ब ही तो है, वाइप आउट करना मतलब साफ कर देना, हटा देना। वाइप आउट क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर इसको थर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय से पहले जो भी वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है अगर वर्ब आई तो आपको वाइप्ड आउट करना पड़ेगा। और बाय के बाद, बाय एक प्रपोजिशन है, बाय एक प्रपोजिशन है, तो बाय के बाद या तो नाउन आएगा या तो बाय के बाद प्रोनाउन आएगा। ओके भाई, ठीक है भाई, इधर आओ। बाय, तो बाय के बाद अगर आप देख रहे हो तो अनचेक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यहां पे कुछ लफड़ा है। तो इसका मतलब यहां पर आना चाहिए था बाय हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो जो हंटिंग हो रही है, जो उनके शिकार हो रहे हैं, और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका, इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, रहने की जगह को तोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर अनचेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत है। हम तो यहां पर हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो हंटिंग से पहले यहां क्या आ सकता है? इसके लिए एडजेक्टिव आ सकता है, अनचेक्ड आपको लगाना पड़ेगा, अनचेक्ड आपको लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इट वॉज वैनिज नहीं होगा सर, इट वॉज वैनिज नहीं होगा। देखो सुनो, ये वैनिज्ड हो जाते हैं, तो अगर आप इट वॉज वैनिज कर दोगे तो पैसिव वॉइस, मतलब इनको वैनिज कर दिया जा रहा है, नहीं, ये मतलब अपने आप वैनिज हो रहे हैं ना। हालांकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ही इन्वॉल्व है, लेकिन अपन डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है ना, तो अपन इट वैनिज्ड लिखेंगे, इट वॉज वैनिज लिखने से पैसिव वॉइस हो जाएगा। फिर इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इनको वैनिज किया जा रहा है, इनको साफ किया जा रहा है, नहीं, इनको हटाया जा रहा है, नहीं, ये अपने आप हट रहा है, इसलिए इट वैनिज वहां पे बिल्कुल सही है। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को? अगर आप वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो, मतलब पैसिव वॉइस में हो रहा है, कोई और इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, लेकिन वो खुद ही वैनिज्ड हो रहे हैं। हाँ, तो बिफोर एनीवन, बिफोर के बाद अगर आपने देखा एनीवन यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि सर बिफोर और आफ्टर तो प्रेपोजिशन है, इसके बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब के लिखते हैं। बिफोर और आफ्टर ये दोनों कंजंक्शन की तरह भी यूज हो जाते हैं, टाइम फ्रेम बता रहे होते हैं, पहले ये हुआ बाद में हुआ, इस तरीके से। तो बिफोर एनीवन रियलाइज्ड, इससे पहले कि किसी को रियलाइज हो, है ना, एनीवन रियलाइज, तो एनीवन के लिए रियलाइज वर्ब आ गई। हाउ, अब देखो हाउ अगर आया है, मैं आपको बताता हूं, मान लो मैंने यहां पर ये लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने हाउ बोल करके क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे पता? हेल्पिंग वर्ब देखो मैंने पहले, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले लिखी और सब्जेक्ट मैंने बाद में लिखा, तो जब भी इन्वर्जन लगता है तो क्वेश्चन मार्क आता है। अब आप इधर आओ, जब भी आप पढ़ते हुए हाउ देखो और आपको क्वेश्चन मार्क ना दिख रहा हो, देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, मतलब ये हाउ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आया, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आया हाउ। तो फिर इसका क्या रूल होता है? इसका रूल होता है हाउ के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कहां पर है? ये ना, दी पोल्यूशन, ये सब्जेक्ट, पोल्यूशन नहीं पॉपुलेशन, सॉरी। तो हाउ के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? दी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन तो सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा? वो जाएगा, यहां पे क्या आएगा? वो जाएगा। अब आप बताओ ये फास्टली इधर क्या कर रहा है? फास्टली, पहली बात तो फास्टली नाम का कोई वर्ब, कोई वर्ड, फास्टली नाम का कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, तो इसका मतलब फास्टली तो गलत है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? फास्ट आना चाहिए। हाउ फास्ट द पॉपुलेशन वॉज अनरेवलिंग। तो इसका मतलब हाउ के बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, उसकी वर्ब यहां पर आएगी, वॉज आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अनरेवलिंग, ठीक है। द सेम स्टोरी, ये जो सेम स्टोरी है, प्लेड आउट,
प्लेड आउट सही है, हाँ सही है। विद द चाइनीज रिवर डॉल्फिन, तो जो चाइनीज रिवर डॉल्फिन है उसके साथ भी यही सेम कहानी हो रही है। दी परेनियन आइपेक्स, उसका नाम क्या है, परेनियन आइपेक्स, एंड दी कैरिबन मोंक, उसको परेनियन आइपेक्स और कैरिबन मोंक कहते हैं सील। अच्छा, एंड दी कैरिबियन मोंक सील उसको कहा जाता है, ये उसका नाम। साइलेंट, साइलेंट का मतलब एकदम चुप, डेक्लाइंस है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो साइलेंट यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो डेक्लाइंस है ये आपका नाउन बन करके आया है, पता होना चाहिए आप। डेक्लाइंस का मतलब, साइलेंट डेक्लाइंस का मतलब ये जो हमें पता ही नहीं चल रहा, और ये जो डिक्लाइन आ रहा है, ये जो गिरावट हो रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा, गिरते जा रहे हैं नंबर, गिरते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा, तो ये जो साइलेंट डेक्लाइंस है, यहाँ पे डेक्लाइंस नाउन बना हुआ है। देखो आगे वर्ब आ रखी है, गो वेंट, ये वेंट है वर्ब, तो इसका मतलब ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। डेक्लाइंस, ये जो गिरावटें आ रही हैं, बहुत मतलब ऐसी गिरावट है जो पता नहीं चलती, साइलेंट गिरावटें हैं, तो गिरावटों के लिए यहां पर वेंट आया है। वेंट अननोटिस्ड, अरे यार अननोटिस्ड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं V2 लिखूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है मैं V2 लिखूं और V1 उसके जस्ट पास में लगा दूं? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये अननोटिस गलत है, अननोटिस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा जो साइलेंट डिक्लाइंस हैं ये जा रहे हैं अननोटिस फॉर ईयर। आपको पता है ईयर अकेला नहीं घूम सकता, ना ईयर अकेला घूमेगा, ना मंथ अकेला घूमेगा, ना डिकेड अकेला घूमेगा, ठीक है। या तो इनको प्लूरल कर दो, या तो इनको किसी आर्टिकल का हाथ पकड़वा दो। तो या तो मैं इसको 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 साल तो नहीं हुआ, 1 से ज्यादा साल होंगे, तो इसको प्लूरल कर दो, ये ले। आई बात समझ में? तो आपको 4 इयर्स करना पड़ेगा। अंटिल द टिपिंग पॉइंट, जब तक जो टिपिंग पॉइंट था हैड पास्ट। तो कहने का मतलब ये है, टिपिंग पॉइंट का मतलब यहां पर क्या हो गया, जब पानी सर से ऊपर नहीं निकल गया। टिपिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जब सबको दिखने लग गया कुछ गड़बड़ है ना, वो वाला पॉइंट। तो बोला जा रहा है जब तक टिपिंग पॉइंट पास नहीं हो गया तब तक ये साइलेंट डिक्लाइन क्या रह गए, अननोटिस रह गए काफी सालों तक। लिविंग, अब देखो कोमा के बाद आईएनजी फॉर्म क्यों है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है। ये जो सब्जेक्ट था इसकी वर्ब आ गई, आगे कोई सब्जेक्ट बना नहीं। देखो अंटिल के बाद भी आपको पता है एक सब्जेक्ट आता है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आ गई, मतलब अब कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म लगाओगे आप। लिविंग कंजर्वेशनिस्ट, तो जो कंजर्वेशनिस्ट है उनको किस हाल में छोड़ रहे हैं, लिविंग का मतलब इस हाल में, कंजर्वेशनिस्ट जो है उनको इस हाल में छोड़ा हुआ है, किस हाल में, टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड लिखना। एक्सटेंशंस, कि अब वो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड लिखने में बिजी है, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग देम, अब वो उसको रोक ही, मतलब वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, अब वो लिखने में बिजी, इस हाल में उनको छोड़ दिया, तो उनको अब रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। एक्सटेंशन को कितने एक्सटेंशन हुए, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग देम, कि इससे 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 कि वो प्रिवेंट करे, बल्कि उनको लिखना पड़ रहा है, उनके बारे में रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है, तो डॉक्यूमेंट यहां पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। इज इट क्लियर? 1 मिनट का टाइम आप लोग को मिल रहा है, आप लोग चेक करिए और आंसर दीजिए। ये क्या आ गया, देखिए किस तरीके से चेक करना होता है, चेक करते हैं। इंडिया आपका सब्जेक्ट हैज इसकी वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स का मतलब प्रोग्रेस होता है, और प्रोग्रेस के साथ जो हम वर्ब लगाते हैं जनरली वो इन लगाते हैं। तो स्ट्राइड्स इन मतलब प्रोग्रेस इन, किसके अंदर प्रोग्रेस आई है,
किसके अंदर, अपन कहते हैं ना भाई किस में प्रोग्रेस आ रही है तुम्हारी, प्रोग्रेस हो रही है भी नहीं हो रही है, तो प्रोग्रेस इन होता है। तो जैसे प्रोग्रेस इन होता है ऐसे स्ट्राइड्स इन होगा। तो मतलब आपको यहाँ पर इन करना पड़ेगा। मुझे पता है बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ पर बिकम कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। आप लोग है ना इसको प्रोग्रेस की तरह देखिए, तो प्रोग्रेस इन होगा, ठीक है, ओके। तो इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये स्ट्राइड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इन बिकमिंग आर्टिकल एक इसके लिए है सेमीकंडक्टर पावर हाउस, तो सेमीकंडक्टर पावर हाउस के लिए क्या आया है, आर्टिकल ए आया है, और ये ग्लोबल क्या है, एडजेक्टिव है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है विथ द रीसेंट अनाउंसमेंट। विथ, अगर विथ से स्टार्ट हो रहा है तो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ये जो भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट है, और आर्टिकल था अनाउंसमेंट के लिए है, और रीसेंट बता रहा है कि एडजेक्टिव है। और 4 मेजर सेमीकंडक्टर, जैसे ही आप देखो कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, मतलब काउंट कर लिया हमने, उसको गिन लिया। तो जब गिन लिया, अगर एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल होगी चीजें, गिन लिया है तो। और 4 लिखा हुआ है मतलब अपन ने गिन लिया, 4th तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये जो 4 आया होगा किसके लिए आया होगा, 4 आया होगा यूनिट्स के लिए, तो आपको यहाँ पर यूनिट्स करना पड़ेगा। और ये कौन सी यूनिट्स है, ये यूनिट्स है मेजर, तो मेजर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये पूरा आपका कंपाउंड नाउन हो जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पूरा आपका कंपाउंड नाउन ये हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये आया तो मुझे आगे प्लूरल देखना है, ये सब डे 1 से ही आपके साथ होना चाहिए। इन दी स्टेट्स, तो यहाँ पर इनके बाद ये जो दी स्टेट्स है नाउन है, और प्रपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कौन कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। अब देखो कोमा और यहाँ पे ब्रिंगिंग लिखा हुआ है, मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म है। तो कोमा के बाद हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म कब लिखते हैं, जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होता। एक बार चेक करते हैं, देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब आ गई, बात खत्म। उसके बाद और कोई सब्जेक्ट आया क्या, नहीं। देखो ये विथ से स्टार्ट था, तो ये अनाउंसमेंट सब्जेक्ट बन नहीं पाया, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें अगर वर्ब लिखनी है तो आईएनजी फॉर्म में ही लिखनी पड़ेगी, ब्रिंगिंग इन एन इन्वेस्टमेंट। तो आर्टिकल एन क्यों है, क्योंकि वोबल है। तो ब्रिंगिंग इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4600 करोड़। तो आपको पता है करोड़ हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। अगर हमने इसके पहले यूनिट लिख दी, यूनिट अगर इसके पहले लिख दी, तो ये कभी भी प्लूरल आपका नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओनली करोड़ लिखना पड़ेगा। क्या हम ऐसा बोलेंगे 4600 करोड़ों, नहीं, 4600 करोड़ बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने आगे कोई भी डिजिट लिख दी तो उसके बाद हम इसको सिंगुलर रखेंगे। क्लियर, ओके। फिर देखो विथ के बाद ये दीज एडिशंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है आ टोटल नंबर, क्या लिखा हुआ है, आ टोटल नंबर। देखो आ टोटल नंबर लिखा हुआ है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो देखो फैसिलिटी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है अगर हम आ नंबर ऑफ लिख रहे हैं यहां पे, तो आ नंबर ऑफ अगर अपन लिख रहे हैं, दी नंबर ऑफ अगर अपन लिख रहे हैं, तो आगे नाउन प्लूरल आता है, तो ये फैसिलिटी गलत है ना भाई। जब आप आ टोटल नंबर ऑफ की बात कर रहे हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक से ज्यादा होगी, तो यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटीज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आ टोटल नंबर, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड यहां पे क्या काम कर रहा है, जो इस्टेब्लिश की करी गई थी, तो ये एडजेक्टिव है। किसके अंतर्गत ये इस्टेब्लिश हुई थी, अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। किसी मिशन के तहत कोई चीज स्टेब्लिश करना, किसी स्कीम के तहत कोई चीज स्टेब्लिश करना, तो हमेशा उससे पहले प्रेपोजिशन अंडर लगता है। तो अंडर यहां पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, सॉरी इस मिशन के अंदर ये जो फैसिलिटी है क्या करी गई थी, स्टेब्लिश करी गई थी। हैज रीच्ड, अब ये हैज किसके लिए आया होगा, तो जाहिर सी बात है हैज सब्जेक्ट के लिए आया, और सब्जेक्ट क्या है, आ टोटल नंबर। तो हमने पढ़ रखा है आ नंबर ऑफ आए, अब इसमें टोटल लगा है, कुछ भी लगा है, कोई बात नहीं। अगर आ नंबर ऑफ आ रहा है तो आगे नाउन प्लूरल चाहिए, तो वो तो देखो तुमने प्लूरल कर दिया फैसिलिटी, और इसके बाद आपको वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा होगा
कि सर यहां पर हैज को काट करके हम हैव कर देते हैं। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सर हैज को काट करके हैव कर देते हैं। अब सुनिएगा, वैसे ऐसा ये जो एरर मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, ये एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतनी डीप एरर वो पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब अपन आ नंबर ऑफ लिखते हैं तो वर्ब प्लूरल क्यों आता है, इतनी नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। हम जब द नंबर ऑफ लिखते हैं तो नाउन तो प्लूरल आता ही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर क्यों आता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आज ये एरर बना करके लेकर गया हूं। मुझे नहीं लगता इतना डीप एग्जामिनर आपसे पूछेगा, लेकिन मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं। देखो आर्टिकल ए क्या बताता है, आर्टिकल ए बताता है कि कोई चीज इनडेफिनेट है, कोई चीज इनडेफिनेट है। आर्टिकल दा क्या बताता है, कोई चीज डेफिनेट है। तो मतलब आर्टिकल दा फिक्स को दिखाता है और आर्टिकल ए अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, अनसर्टेनिटी। आर्टिकल ए अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, ठीक है, ओके। जब हमें नहीं पता कितने नंबर हैं तभी तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं, हमें फिक्स नहीं पता कितने नंबर हैं तभी हम वर्ब को प्लूरल लगाते हैं। जब हमें नंबर पता लग जाए कितने नंबर हैं तब हम आर्टिकल दा लगाते हैं और वर्ब को सिंगुलर लगाते हैं। अब आप एक बार इधर, आपको पता है कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं सर। जब 10 नंबर है तो आर्टिकल ए क्यों लगाने का, तो यहां पर जो एरर है वो हैज में नहीं है, वो यहाँ आर्टिकल में है। आपको दी टोटल नंबर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, इसलिए यहां पर जो हैज है वो सही दे रखा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इतनी डीप एरर मुझे नहीं लगता एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अगर आगे कोई नंबर दे रखा है, आगे कोई नंबर दे रखा है हमारे को, तो फिर हम आर्टिकल दा ही लगाएंगे। आर्टिकल ए होता है जब नंबर ना पता हो हमारे को कितने नंबर आए, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो अब देखो, रीज्ड के बाद एट नहीं आता है क्योंकि रीज्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके जस्ट बाद इसको नाउन या प्रोनाउन कुछ चाहिए, तो 10 लगा दिया, नाउन मिल गया, बात खत्म। तो आपको रीज्ड एट नहीं लिखना है, रीज्ड 10 लिखना है, सिंपल सा। फिर आगे बढ़ते हैं, विथ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। अब आर्टिकल ए किसके लिए आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। तो सर यहां पर भी तो इन्वेस्टमेंट के लिए आर्टिकल आया था, ये देखो, ये रहा इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए आर्टिकल सर यहां पर तो एन लगा दिया आपने, यहां पर आप ए लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, तो नाउन ये रहा आपका पीछे बैठा हुआ है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, नाउन ये रहा। तो आपको ध्यान रखना होगा, आर्टिकल लगता तो नाउन के लिए है, लेकिन इसके पास में जो होता है ना, उसके साउंड के अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेता है खुद को। आया इसके लिए ही है, लेकिन इसके साउंड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेगा। अब क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये आर्टिकल एन से ए करना पड़ा। अगर ये क्यूमुलेटिव हटा दो तो ऑटोमेटिकली ये एन हो जाएगा, ठीक है। ऑफ आ स्टैगरिंग, तो आर्टिकल ए यहां पर किसके लिए आया है, स्टैगरिंग ₹1.6 लाख करोड़। तो यहां पर भी आपको एस नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि आगे आपने 1.6 लगा दिया, मतलब आपने डिजिट लिख दी, तो आपको करोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो स्टैगरिंग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब स्टैगरिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा स्टैगरिंग 1.6 लाख करोड़। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब तो ऐसे स्टैग करना भी होता है, लड़खड़ाना भी होता है। चलो चेक करते हैं आगे इसका क्या सेंस आएगा, है ना। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, फटाफट बताइए, ठीक है, समझ में आ रही है एरर्स। वाइल वी सेलिब्रेट, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दीज मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन को, तो दीज अगर लगा है तो प्लूरल आएगा, हाँ प्लूरल आ रखा है, और वी प्लूरल है तो सेलिब्रेट ही आएगा, ठीक है। तो वाइल आपका एक ऐसा कंजंक्शन है जो पॉजिटिव नेगेटिव करता है, तो वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब है। दीज किसके लिए आया, माइलस्टोन के लिए आया। कैसी माइलस्टोन थी, मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन थी, एडजेक्टिव हो गया। फिर आगे अ क्रिटिकल वर्नेबिलिटी, तो ये जो आर्टिकल ए आया है ये वर्नेबिलिटी के लिए आया होगा, और क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही ज्यादा सीवियर अपन कह सकते हैं, वर्नेबिलिटी है। रिमेन्स, रिमेन्स क्यों आया, क्योंकि वर्नेबिलिटी सिंगुलर है तो रिमेन्स आएगा। रिमेन्स के बाद आपको पता है हम एडजेक्टिव लगाते हैं, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ओवरलुक,
तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ओवरलुक्ड करना पड़ेगा इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए। इज इट क्लियर? आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनका भी एग्जाम है उनको एक फाइनल रिवीजन यहां पर मिल रहा है उन सारे कॉन्सेप्ट्स का जो एग्जामिनर पूछ सकता है। बाकी जो बिगिनर है वो देख लीजिए, अगर आप डे 1 से इतना कर रहे हैं तो आगे जाकर के आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहां पर रिमेन्स के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव ओवरलुक्ड आपको करना पड़ेगा। अब देखो ओवरलुक, क्या ओवरलुक कर रहा है, दी सप्लाई, किसकी सप्लाई, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो सप्लाई जो थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उनको ये नजरअंदाज कर रहे थे, ठीक है। विदाउट सिक्योरिंग, तो विदाउट आया है तो आगे वर्ब अगर आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि विदाउट जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। कल रात को 9 बजे अपन क्लास ले रहे थे तो मैंने विदाउट के बाद कॉम्प्रोमाइज लगा दिया था। स्टूडेंट बोल रहे थे ना सर कॉम्प्रोमाइजिंग आएगा, कॉम्प्रोमाइजिंग आएगा, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। विदाउट सिक्योरिंग, बिना सिक्योर करे, क्या, आ सप्लाई, कैसी सप्लाई, सस्टेन, तो सस्टेन यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो आ सस्टेन सप्लाई, बिना सस्टेन सप्लाई किसकी, आरईई की, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। इंडियाज एपोस्ट्रोफी ऐसा आया तो नाउन चाहिए, तो नाउन ये रहा ग्रोथ, और इस नाउन के लिए हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव लगा रखा है। तो इंडियाज इंप्रेसिव ग्रोथ इन द ग्लोबल चिप, ग्लोबल चिप के अंदर, ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। ओहो देखो आपने आर्टिकल दा लगाया, हाँ आर्टिकल दा लगा हुआ है सर, किसके लिए आर्टिकल दा लगाया होगा, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो चिप लिखना है हमारे को और चिप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिखना है, तो मैन्युफैक्चर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, ये अगर इंडस्ट्री नाउन है, ये भी हमारा चिप भी नाउन है, तो बीच में ये एडजेक्टिव बन रखा होगा ना, या फिर ये भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन, कंपाउंड नाउन बनाना होगा। अचानक से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गलत है, तो मतलब हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। और ग्लोबल अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डीरेल आ गया, सिग्निफिकेंटली, जिसके पीछे एलवाई लगा होता है, ये एडवर्ब होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो एलवाई लगा, नहीं ये नाउन है, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कौन से एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं। मैंने एडजेक्टिव लिख दिया क्या, ये एडवर्ब है, एडवर्ब, क्लियर, दैट्स इट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें है ना मैंने भर भर के एरर डाली है, आप लोग रीड करिए है ना, और एरर भी ढूंढते चलिए। मैंने भर भर के एरर डाली है, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से आप एरर ढूंढ पाते हैं नहीं। फटाफट बनाइए, एरर लिखते चलिए जहां जहां एरर दिख रही है आपको। और सेशन को लाइक कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। चलिए आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। आ जाओ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बहुत छोटा सा सेंटेंस या फिर पैराग्राफ लेकर के आया हूं क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज उसको बनाते हैं, समझते हैं। देखो सबसे पहला डाउट आ रहा होगा सर न्यूवर लिखा हुआ है, न्यू आएगा, ये डाउट आ रहा है। तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, मैं सारे डाउट आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं जो आप लोगों ने रीड करते करते अपने मन में बिठा लिए। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर न्यूवर अप्रोच लिखा हुआ है, न्यूवर का मतलब क्या होता है, न्यूवर का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। न्यूवर अप्रोचेस, अगर मैं यहां पर देन लिख दूं
तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं देन प्रीवियस वन, ऐसा बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो मैंने देन लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि मुझे बताना पड़ेगा भाई किससे नई अप्रोच है। तो ऑफकोर्स या तो मैं प्रीवियस वन लिख सकता हूं, या तो मैं ये बोल सकता हूं एग्जिस्टिंग अप्रोच या एग्जिस्टिंग अप्रोचेस लिख सकता हूं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देन लिख रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि यार मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं देन लिखने से। अब देन के बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूं, देन के बाद मैं ये भी लिख सकता हूं भाई इंडियाज की अप्रोचेस, है ना, चाइना की अप्रोचेस, यूएस की अप्रोचेस, कुछ भी। लेकिन अगर मैंने देन नहीं लगाया और मैंने नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया, इसका मतलब यहां पर जिस चीज की बात हो रही है उसके प्रीवियस वाले लेवल से ऑटोमेटिकली मैं उसको रिलेट कर रहा हूं, प्रीवियस लेवल से। तो कहने का मतलब यह है अगर यहां पे एग्जामिनर ने न्यूवर लिख करके दिया है तो मैं इसको काट करके न्यू नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर न्यूवर लिखा है तो इसका मतलब नई से भी नई अप्रोच की बात हो रही है, तो ये एक्सेप्टेबल है, हम उसको एरर नहीं बना सकते। आई बात समझ में? क्योंकि वो चाहे न्यूवर लिखे या न्यू लिखे उसकी मर्जी, इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो कहते कि नहीं यार न्यूवर नहीं होगा न्यू ही होगा। हमें क्या पता नई से नई अप्रोच हो तो वो न्यूवर लिख सकता है। इसका मतलब न्यूवर में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूवर बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़े न्यूवर अप्रोचेस, तो जो नई एकदम नई अप्रोचेस है उनका एम है एम टू। अब टू के बाद देखो दो चीजें आती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो नाउन आएगा। अब एम टू उनका एम है ये करना, उनका एम है ये करना, तो टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो टू के बाद ये वर्ब नहीं है, नहीं है, ये वर्ब नहीं है, नहीं है, ये रिजेम्बलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नाउन है। और चलो मान लो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन में से दोनों में से कोई एक आता है, तो आपने देखा टू के बाद नाउन आ रहा है, तो क्या नाउन से जस्ट पहले मैं ये एडवर्ब लगा सकता हूं? क्लोजली नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये है कि यहां पे रिजेम्बलेंस गलत है, रिजेंबल आएगा, सब काट के ई लगाना पड़ेगा। तो देखो टू के बाद हो गया रिजेंबल, ये हो गया एडवर्ब, और ये हो गया मोर, ये भी एडवर्ब का यहां पर काम कर रहा है। क्या यहां तक क्लियर है? तो एक एरर आपकी आ गई, एक एरर ये आएगी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिजेंबल आपको करना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है न्यूवर अप्रोच एम टू, नई जो अप्रोच है, नई से भी नई जो अप्रोच है उसका एम है और भी ज्यादा क्लोजली रिजेंबल, मतलब मैच करना द ह्यूमन विजुअल सिस्टम। तो जो ह्यूमन का विजुअल सिस्टम है उससे और भी ज्यादा क्लोजली मैच करवा दो, सेम टू सेम रखना, ठीक है, ओके। विजुअल सिस्टम बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन तो सबको पता है गलत है। बाय का एक मैं ना आप लोगों को बढ़िया सा एक कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो बाय के बाद अगर आप टाइम लिख रहे हो, बाय के बाद अगर आप टाइम लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है इस टाइम तक ये चीज हो जाएगी। जैसे आपका जो आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो रिजल्ट है वो बाय अपन ही कह सकते हैं बाय 20 नवंबर तक आ जाएगा। तो मतलब मैंने कोई डेट दी, कोई टाइम दिया, तो मैं बता रहा हूं इस टाइम तक आ जाएगा, मैं लिमिट दे रहा हूं फ्यूचर की, ठीक है, ओके। अब बाय है ना आपका प्रीपोजिशन का भी काम करता है, आपको पता है प्रीपोजिशन का भी काम करता है, सबको पता होगा। तो प्रीपोजिशन का जब ये काम करेगा ना, देखो उसके बाद टाइम आ गई तो ठीक है भाई टाइम दे रहा है, बात खत्म। अब बाय अगर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है, वैसे भी बाय अगर टाइम भी आता है तब भी बाय प्रीपोजिशन ही होता है, लेकिन मैं आपको बेसिकली तब बता रहा हूं जब टाइम नहीं दिया, तब आपको कैसे देखना है बाय को। तो बाय अगर प्रीपोजिशन है तो आपको दो बातें याद रखनी है कि बाय के बाद या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। क्यों? क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है। तो किसी भी सूरत पे आपको नाउन और प्रोनाउन चाहिए, बात खत्म। तो आपने देखा बाय के बाद ट्रेन है, तो ट्रेन वाली ट्रेन हो सकती है, नाउन हो सकता है, लेकिन उस ट्रेन का तो यहां पर कोई सेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो ट्रेन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें तो नाउन चाहिए होता है। तो अगर कभी वर्ब दिखे तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा करके उसको नाउन बना दो। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? ट्रेनिंग कंप्यूटर आएगा। तो कहा जा रहा है कि जो न्यूवर अप्रोच है, जो नई से नई अप्रोच आई है, उसका एम ये है और भी ज्यादा क्लोज कर दो, और भी ज्यादा सिमिलर कर दो, जो ह्यूमन का विजुअल सिस्टम है उसकी तरह कंप्यूटर हो जाए, है ना। बाय कैसे करो?
बाय के बाद अगर आप आईएनजी फॉर्म लिखते हो तो आप मेथड बता रहे होते हो, ये लिखने का तरीका है। बाय के बाद आईएनजी फॉर्म लिखूंगा मतलब ये मेथड बता रहा है, ऐसे करो। कैसे करो? ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो कंप्यूटर्स को टू सी इमेजेस, वो इमेजेस को देख सके, एज जैसे, दे आर जैसे कि वो इमेजेस हैं वैसे ही वो देख सके। अब दे आर के बाद देखो ये और ये एक बार के लिए अपन इग्नोर करते, एडिशन फॉर्मेशन है, तो ये दे आर रेदर देन एज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर। तो बोला जा रहा है कि भाई हम देख सके एज दे आर, जैसे कि वो हैं, ना कि एज जस्ट, ना कि सिर्फ वैसे कि वो एक कलेक्शन है पिक्सल का। तो जब भी आप यहाँ पे कलेक्शन की बात करते हैं तो कलेक्शन में एक चीज तो नहीं होगी। आप ये थोड़ा ना कहोगे आपके पास एक ही शर्ट पड़ी, आप कह रहे हो मेरे पे तो शर्ट का कलेक्शन, एक से ज्यादा शर्ट्स होंगी तभी तो आप कलेक्शन वर्ड यूज करोगे। तो जब भी कलेक्शन वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब आगे आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा, मतलब यहां पर आपको पिक्सल्स करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी दूसरी एरर। क्लियर? तो एक एरर कहां हो गई? ट्रेनिंग में। दूसरी एरर अभी अपन को पिक्सल्स में दिखी। अब अंदर की बात को पढ़ते हैं, कहीं अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। मेड अप फ्रॉम, तो मेड अप फ्रॉम पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन मेड अप ऑफ होता है, मेड अप ऑफ होता है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बनी है। कुल मिलाकर के कहना चाह रहा है कि भाई हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमन जैसे देखता है ना चीजों को, वैसे ही वो देखे, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है? तो सी इमेजेस एज दे आर, एज इमेजेस ऐसे देखे कि जैसे वो है, जैसे कि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जिससे बनी हुई है, ना कि वो ये सोचे कि पिक्सल से बनी हुई है। ये यहां पर कहना चाह रहा है। दीज एफर्ट्स, दीज आए तो प्लूरल आएगा, हाँ, आर यील्डेड। अब कभी भी पूरी इंग्लिश में जब भी आप एरर के क्वेश्चंस करें, जब भी अगर आप लोग को ग्रामर चेक करनी हो तो इज आर वोज वर सब हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर दोनों ही नहीं आया तो हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव आ रखा होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यील्डेड लिखा हुआ है और यील्डेड सबको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यहां पर यूज हो रहा है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है तो मतलब ये तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो एक्शन कौन कर रहा है पता नहीं होगा। तो यहां पर बोला जा रहा है यील्डेड सक्सेस। अच्छा, तो दीज एफर्ट्स आर ऑलरेडी यील्डेड सक्सेस। यील्डेड का मतलब प्रोड्यूस करना, निकालना है ना, प्रेजेंट करना, प्रोड्यूस करना। तो कहा जा रहा है ये जो एफर्ट्स है ये ऑलरेडी सक्सेस दे रहे हैं। तो भाई सक्सेस कौन दे रहे हैं? सर एफर्ट दे रहे हैं, तो लिखा तो हुआ एफर्ट दे रहे हैं, तो आप यील्डेड पैसिव वॉइस कैसे लिख सकते हैं? तो इसका मतलब यहां पर जो यील्डेड है ये गलत है, आप लोग को यील्डिंग करना पड़ेगा। वो सक्सेस ऑलरेडी दे रहे हैं ये एफर्ट्स। आगे एग्जाम्पल भी दिया गया कैसे ये हमारे को सक्सेस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हेल्पिंग, इनके बाद आपको पता है नाउन या प्रोनाउन आएगा, हेल्प लिखता गलत हो जाता, हेल्पिंग करना पड़ा। इन हेल्पिंग डेवलप, तो हेल्प की कोई सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वो हेल्प कर रहे हैं डेवलप करने में रोबोट्स को, ऐसे रोबोट्स दैट कैन सी एंड ग्रैब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को देख सके और पकड़ सके। जैसे रोबोट को बोला जाए जाओ वाटर बोतल लेकर आओ, तो वाटर बोतल को पिक्सल नहीं देखेगा, वो देखेगा ये वाटर बोतल ही है ना, हाँ, और उसको फिर ग्रैब करेगा, पकड़ करके ले आएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो आपके लिए एरर्स थी वो एक तो रिजेंबल में थी, एक आपकी एरर ट्रेनिंग में थी, एक मेड अप ऑफ होता है, पढ़ने में फ्रॉम अच्छा लगता है लेकिन ऑफ आता है, एक आपकी एरर कलेक्शन को लेकर के पिक्सल्स में थी। ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए। एक एरर आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस की थी और दूसरी एरर, बस ये आपकी कुछ टोटल एरर थी जो मैंने आपके सामने रखी।